नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जिसके लिए औलाद का त्याग किया। आज जब वही अफसर बेटे ने माँ को बेघर कर दिया तो घर वापस लौटे पिता ने भी बेटे की आंखें खोल दी। बेटे ने निकाला अपनी माँ को घर से बाहर। आइए जानते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हुआ और क्यों निकाला बेटे ने अपनी ही माँ को अपने घर से बाहर। आइए जानते हैं। कुछ साल पहले की बात है। एक गांव में हरिओम जी रहते थे। उनका इकलौता बेटा था, पर हरिओम जी की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही थी, क्योंकि जब उनका बेटा समीर 7 साल का था तभी उसकी माँ दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। समीर बहुत ही शांत शांत सा रहने लगा और ना वह किसी से कुछ बोलता और ना ही खेलने जाता। ये सब देखकर हरिओम जी बहुत परेशान थे, क्योंकि पहले तो उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। अब उनका बेटा भी उदास, परेशान और बीमार रहता है। हरिओम जी एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तो हरिओम जी ने अपनी बात दोस्तों के सामने रखी कि मेरा बेटा बीमार और उदास सा रहता है। क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? हो तो मुझे बताना, क्योंकि मैं अपने बेटे को उदास नहीं देख सकता। मुझे उसे ऐसे देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा पहले जैसा हो जाए, क्योंकि 2 पल शांत ना बैठने वाला लड़का अब पूरे दिन शांत बैठा रहता है। इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। तभी उनके एक दोस्त ने कहा, भाई, तुम दूसरी शादी कर लो। इससे तुम्हें सहारा देने वाली मिल जाएगी और तुम्हारे बच्चे को भी संभाल लेंगी। तभी हरिओम जी ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। बेशक वह इस दुनिया में नहीं है, पर मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। तभी उनके दोस्तों ने कहा, हरिओम, ये सही कह रहा है। तुम्हें एक बार इसके बारे में सोचकर तो देखना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। अभी तो तुम्हारा बच्चा बहुत छोटा है, उसे संभालने वाला भी तो चाहिए। कम से कम अपनी तरफ नहीं तो अपने बच्चे समीर के बारे में सोचो। उसे तो अभी माँ की ज़रूरत है और तुम अकेले उसे नहीं संभाल पाओगे। हरिओम जी ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं करनी शादी वादी। इतना कहकर वह उठकर चले गए। तभी उनके दोस्त ने चिल्लाते हुए कहा कि एक बार अपने बारे में नहीं, पर अपने बच्चे के बारे में ज़रूर सोचना हरिओम। वे उनकी बातों को अनसुना करके अपने घर चले गए। जब वह घर गए तो देखा कि उनके बेटे के सामने खाना रखा है, पर उसने खाना खाया नहीं है। तभी हरिओम जी ने कहा, बेटा समीर, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो समीर ने कहा, पापा, मुझे भूख नहीं है, आप खाना खा लीजिए। तब हरिओम जी ने उसे समझाया कि बेटा, अब तुम्हारी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, पर तुम्हें खुद को संभालना होगा बेटा। तुम्हारे ना खाने से काम नहीं चलेगा। चलो, मेरे हाथ से ही खाना खा लो। तो समीर ने कहा, नहीं पापा, मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर वह उठकर जाने लगा। तभी उसे चक्कर आ गई और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। तभी जल्दी से हरिओम जी ने शमीर को उठाया और उसे हॉस्पिटल ले गए। जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो उन्हें बताया कि उसको कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ गई और डॉक्टर ने बताया कि उसे किसी की कमी हो रही है। वह किसी की कमी महसूस कर रहा है, तो वह न ढंग से खा पा रहा है और ना ही कुछ पी रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। अभी के लिए तो मैंने उसे दवाई दे दी है, फिलहाल तो वह ठीक है। कल सुबह उसकी छुट्टी कराकर ले जाना और उसके बारे में सोचना ज़रूर। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। फिर हरिओम जी पूरी रात सोए नहीं और अपने बेटे के पास बैठे हुए उसके बारे में ही सोचे जा रहे थे। तभी उनको अपनी दोस्तों की कही हुई बातें याद आईं और सोचा कि शायद मेरे दोस्त सही कह रहे थे।
मेरे दूसरी शादी करने से मेरे बेटे का भविष्य सुधर जाएगा और वह क्या पता पहले जैसा हो जाए। उन्होंने रात भर यही सोचा और डिसाइड किया कि मैं दूसरी शादी करूँगा, और उन्होंने फैसला ले लिया। और सुबह को वह समीर को हॉस्पिटल से घर ले गई, उसे खाना खिलाया और उसे दवाइयाँ खिलाईं और उसे कहा, बेटा तुम आराम करो, मैं अभी जाता हूँ। फिर हरिओम जी अपने दोस्तों के पास गए और उनसे कहा, भाई तुम लोग सही कह रहे थे, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे परिवार में कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं है और ना ही मेरे बेटे को संभालने वाला है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं दूसरी शादी करूँगा और तुम सब मेरी मदद करना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम तेरा साथ देंगे। फिर हरिओम जी का दोस्त दूसरे दिन एक लड़की का फोटो लेकर आया और हरिओम जी को दिखाया और उनसे कहा कि देखो भाई, ये लड़की बहुत ही अच्छे परिवार से है, सुशील और समझदार भी है। मैंने इससे तेरे बारे में बात की तो वे तुरंत मान गई और उनके परिवार वालों ने भी हाँ कर दिया है। पर इसकी भी शादी पहले हो चुकी है, पर इसका पति एक्सीडेंट में मर गया और इसकी कोई संतान नहीं है। इसकी भी ये दूसरी शादी होगी। तो हरिओम जी ने कहा कि कोई बात नहीं, ये तो मेरे जैसे हालातों से गुजर चुकी हैं, वो मेरी परेशानी ज़रूर समझेंगी। फिर कुछ दिनों बाद हरिओम जी की दूसरी शादी हो गई। उनकी पत्नी का नाम उमा था। वह समीर को अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती थी। उन्होंने कुछ दिन में ही सबको अपना बना लिया। अब समीर पहले से बहुत खुश था, क्योंकि उमा जी ने उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वह उसको अपने हाथों से खाना खिलाती और अपने हाथों से ही उसे तैयार करती। समीर भी उन्हें बहुत प्यार करता था। उमा जी के आने से पूरे घर में फिर से खुशियाँ आ गई थीं। सभी बहुत खुश थे। अब धीरे धीरे समीर भी सही होता जा रहा था। हरिओम जी समीर को देखकर बहुत खुश थे कि उनका बेटा इतना खुश है। चलते समय के साथ समीर बड़ा होता गया और वह इंजीनियरिंग की तैयारी करता रहा। उसने पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर दिए, क्योंकि समीर ने अपनी माँ उमा जी को वचन दिया था कि वह पढ़ लिख कर कुछ बनेगा। उसने वचन पूरा करने के लिए पढ़ाई में बहुत ही मेहनत की और उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। समीर के पास इंटरव्यू के लिए कॉल आई। जब उसने ये बात उमा जी को बताई तो वह बहुत खुश हुई और हरिओम जी ने कहा, समीर बेटा तुम इंटरव्यू में पास हो गए तो मैं पूरे शहर में, पूरे गांव में मिठाई बंटवाऊंगा। तभी समीर ने कहा कि पापा आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं इंटरव्यू में ज़रूर पास होऊंगा। मैंने सच्चे मन से पूरी मेहनत की है। फिर अगले दिन समीर इंटरव्यू के लिए तैयार हो गया और उमा जी के पैर छुए और कहा, माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इंटरव्यू में पास होकर आऊँ। तभी उमा जी ने कहा, बेटा मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, तू ज़रूर पास होकर आएगा। तभी हरिओम जी बाहर से आए और कहा, समीर तैयार हो गए बेटा, जल्दी जाओ नहीं तो लेट हो जाओगे। तभी समीर ने कहा, हाँ हाँ पापा अभी जा रहा हूँ, पहले आप मुझे आशीर्वाद तो दो। फिर समीर ने हरिओम जी के भी पैर छुए और इंटरव्यू के लिए निकल गया। हरिओम जी ने उमा जी से कहा, उमा तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा ज़रूर पास होकर ही आएगा। आज वह जो कुछ भी है वो तुम्हारी वजह से है। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आई होती तो पता नहीं मेरे बेटे का क्या होता। तो उमा जी ने कहा, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? समीर मेरा भी तो बेटा है और मैं उसकी माँ हूँ, उसे संभालना ही मेरा फ़र्ज़ है। तभी हरिओम जी ने कहा, उमा ये तो मुझे पता है कि तुम समीर से बहुत प्यार करती हो, क्योंकि तुमने समीर के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि उसको माँ की कमी महसूस ना हो, इसीलिए तुमने अपनी औलाद भी नहीं की। मैं तो तुम्हें पाकर धन्य हो गया। इतना कहते ही
उनकी आंखों से आंसू आने लगे। उमा जी ने उन्हें सहारा देते हुए कहा, अरे आप परेशान क्यों हो रहे हो और ये आंसू किस बात के हैं? हरिओम जी ने कहा, कुछ नहीं उमा, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। तो उमा जी ने कहा, अब ये सब बातें छोड़ो और खाना खा लो। फिर वह खाना खाने लगे और वहाँ समीर का इंटरव्यू चल रहा था। फिर थोड़े समय बाद समीर का इंटरव्यू भी हो गया और वह घर आ गया। तब हरिओम जी ने कहा कि बेटा कैसा गया इंटरव्यू? तो उसने खुश होकर बताया कि मैं इंटरव्यू में पास हो गया पापा। माँ कहाँ है? मुझे ये खुशी माँ को भी सुनानी है। हरिओम जी भी बहुत खुश हुए और कहा, अंदर है बेटा तेरी माँ, तू जाकर उससे बता, उससे बात कर, मैं मिठाई लेकर गांव में बंटवाने जा रहा हूँ। फिर समीर ने जब ये बात उमा जी को बताई तो उमा जी फूले नहीं समाईं। वह बहुत खुश थीं। फिर समीर ने कहा, माँ बस लेटर आ जाएगा और मेरी नौकरी लग जाएगी, और माँ जब मैं नौकरी करूँगा तो मैं एक बहुत बड़ा घर खरीदूँगा। वहाँ की आप रानी होंगी और पापा राजा। आप दोनों फिर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं आपको, बस आप ऑर्डर करना, आपका बेटा सब हाजिर कर देगा। तभी उमा जी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ अब ठीक है, अब खाना तो खा ले, तू सुबह से भूखा है, इंटरव्यू के चक्कर में तूने कुछ भी नहीं खाया, चल अब खाना खा ले। घर में सभी खुश थे और एक हफ्ते के बाद नौकरी ज्वाइन करने के लिए लेटर भी आ गया और समीर नौकरी के लिए भी अब जाने लगा। सब कुछ सही चल रहा था। फिर उमा जी ने समीर से कहा, बेटा अब तो तुम्हारी जॉब भी लग गई है, सब कुछ सही भी चल रहा है, तो तुम अब शादी कर लो और मेरा भी सहारा हो जाएगा और हमारी फैमिली पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर समीर ने भी उनकी बातों को मानते हुए शादी के लिए हाँ कर दिया। फिर उमा जी ने शादी के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी और एक सुशील लड़की देखी और उसकी शादी करा दी। उस लड़की का नाम रेखा था और शादी के कुछ दिन बाद समीर ने अपना बंगला भी खरीद लिया और सब नए घर में शिफ्ट हो गए और वह पूरे गांव के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। सब कुछ सही था। फिर रेखा की आदतें उमा जी को खटकने लगीं, क्योंकि रेखा अपना कुछ भी काम नहीं करती थी। वह अपना सारा काम बस नौकरों से ही कराती। यहाँ तक कि अगर पास में पानी भी रखा होता तो वह नौकर को बुलाकर उनसे ही लेती। रेखा की आदत बहुत बिगड़ चुकी थी। वह कुछ करना ही नहीं चाहती थी। एक दिन तो उसने हदें ही पार कर दी। खुद के ही हाथ से गिलास टूट गया और अपनी गलती नौकरों पर थोप दी। उन्हें सुनाने लगी, पर उमा जी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने सभी नौकरों के सामने उसे डांट दिया कि तुमको बात करने की तमीज़ नहीं है, वो भी इंसान है, उन्हें भी तो बुरा लगता होगा। पर रेखा को उमा जी की बात बहुत बुरी लगी और वह गुस्से में अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे का दरवाज़ा लगा लिया। अब सुबह से शाम हो चुकी थी, पर रेखा अपने कमरे से बाहर नहीं आई। उमा जी ने भी उसका गेट खटखटाया, पर उसने ना ही तो दरवाज़ा खोला और ना ही कोई आवाज़ दी। हरिओम जी जब शाम को आए तो उन्होंने देखा कि उमा जी परेशान सी बैठी हैं। तभी उनसे उन्होंने पूछा, उमा क्या बात है, तुम परेशान क्यों बैठी हो? कोई बात है तो बताओ मुझे। तब उमा जी ने कहा, जी रेखा कुछ भी काम नहीं करती और अपनी गलती भी दूसरों के ऊपर थोप देती है। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मैंने उसे सभी नौकरों के सामने उसको डांट दिया और वह सुबह से अपना कमरा बंद करके बैठ गई। मैंने उसे आवाज़ भी लगाई, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? फिर थोड़ी देर बाद ही समीर भी आ गया और अपनी माँ से कहने लगा, क्यों माँ, आप दोनों परेशान क्यों बैठे हैं? तभी उमा जी ने रेखा की सारी बातें बताईं। तभी समीर को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि क्या माँ, उसने अपनी गलती भी दूसरे पर थोप दी, अभी उसे जाकर बताता हूँ।
तभी उमा जी ने कहा, बेटा तू बहू से कुछ मत कहना, मैंने भी उसे सुबह डांट दिया था बहुत, तो वह गुस्सा होकर अपने कमरे को बंद करके बैठी है, तो तू उसे कुछ मत कहना, उसका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। तभी समीर ने कहा कि ठीक है माँ, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। वह अपने कमरे में चला गया और रेखा को दरवाज़ा खोलने को कहा, तो रेखा ने दरवाज़ा खोल दिया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि रेखा रो रही थी। तभी समीर ने कहा कि तुम रो क्यों रही हो? तो रेखा ने कहा, जाओ जाकर अपनी सौतेली माँ से पूछो, उसने मुझे सभी के सामने बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया है। तभी समीर को गुस्सा आ गया और उसने रेखा के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया और कहा, ज़ुबान संभाल कर बात करो, वो मेरी माँ है, समझी? तभी रेखा और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसने समीर से बात करनी बंद कर दी और पूरी रात रोती रही। समीर भी उस समय गुस्से में था, तो वह भी बाहर बैठक में आकर सो गया। जब सुबह उमा जी सोकर उठकर आईं, तो उन्होंने देखा कि समीर यहाँ सो रहा है, तो वह सोचने लगी कि कहीं बहू बेटे में लड़ाई तो नहीं हो गई। ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा, वरना आज से पहले तो समीर यहाँ कभी नहीं सोया। तो उमा जी ने समीर को उठाया और कहा, बेटा तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? कोई बात हो गई है क्या तुम्हारे और बहू के बीच में? तो समीर ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कमरे में नींद नहीं आ रही थी, तो मैं यहाँ आकर सो गया। इतना कहकर वह चला गया। उमा जी अकेले ही सोचने लगी कि समीर मुझसे कुछ छुपा रहा है शायद। फिर वह भी काम में लग गई। जब सुबह बहू नीचे किचन में आई तो उसके चेहरे पर निशान बने हुए थे। तो उमा जी ने उससे कहा, बहू ये गाल पर निशान कैसे हैं? तभी रेखा ने कहा, ये तुम्हारे बेटे की ही करामात है। इतना कहकर वह अपनी चाय लेकर अपने कमरे में चली गई। उमा जी को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उनके बेटे ने बहू पर हाथ उठाया। उन्होंने समीर को आवाज़ देकर बुलाया तो समीर नीचे आया और कहा, क्या हुआ माँ, आपने मुझे बुलाया? तभी उमा जी ने कहा कि हाँ, मैंने ही बुलाया है तुम्हें। ये बताओ, तुमने बहू पर हाथ उठाया था क्या? तो समीर बोला, माँ, उसने आपके बारे में। तभी उसकी बात काटते हुए उमा जी ने कहा, समीर, मुझे हाँ और ना में जवाब चाहिए, कुछ और नहीं सुनना। बताओ, तुमने बहू पर हाथ उठाया था? समीर ने कहा, हाँ माँ, मैंने रेखा पर हाथ उठाया। तभी उमा जी ने कहा, समीर बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा करेगा। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, पर नहीं, तुम अलग ही निकले। तभी समीर ने कहा, माँ मैं क्या करता, उसने मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया था, तो मैं क्या करता? तो उमा जी बोली, ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें उस पर हाथ उठाना पड़ा? तो समीर ने कहा, माँ, उसने मुझसे कहा था कि जाओ जाकर अपनी सौतेली माँ से ही पूछो कि क्या हुआ है। ये बात मैं सहन नहीं कर पाया और मैंने हाथ उठा दिया। मुझे माफ़ कर दो माँ। उमा जी बोली, हाँ, तो उसने गलत ही क्या कहा? मैं सौतेली माँ ही तो हूँ तुम्हारी। तभी समीर ने कहा, माँ प्लीज़ ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ हैं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तभी उमा जी ने कहा, बेटे, सौतेली तो सौतेली ही रहती है। इतना कहकर वह चली गई। ये बात पीछे खड़े हरिओम जी सुन रहे थे। हरिओम जी ने उमा जी से कहा, उमा, मुझे पता है तुमने ये सब दिल पर पत्थर रख कर कहा है, पर तुमने ऐसा कहा ही क्यों? तभी उमा जी ने कहा, अगर मैं उसकी बातों में हाँ मिला देती तो समीर के लिए बहू और भी ज़्यादा बुरी बन जाती, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। कम से कम उसे बहू ने जो कहा था उसका ज़्यादा एहसास तो नहीं होगा। समीर अपने कमरे में चला गया। उसने देखा कि रेखा अभी भी मुझसे गुस्सा है, तो वह रेखा से माफ़ी मांगने लगा और कहा, रेखा, मुझे माफ़ कर दो,
मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। प्लीज़ रेखा, मुझे माफ़ कर दो। फिर रेखा समीर को माफ़ कर देती है। तभी रेखा समीर से कहने लगी, समीर, प्लीज़ अपनी माँ को समझा देना कि वो मुझे सबके सामने डांटना शुरू कर देती हैं। ये बताओ, तुम जहाँ नौकरी करते हो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। अगर तुम्हारे बॉस तुम्हें सभी के सामने डांटना शुरू कर दें, तुम्हें कितना बुरा लगेगा। अब तो मैंने बर्दाश्त कर लिया है, आगे से मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, ठीक है? तो समीर ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। फिर रेखा ने कहा, अभी तुम यहीं बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर वह नीचे किचन में गई और नाश्ता तो बना हुआ रखा था, पर रेखा को उमा जी से नफरत हो चुकी थी। उसने वह सब नाश्ता फेंक दिया और दूसरा नाश्ता बनाया और उसे लेकर समीर के पास गई और समीर से कहा, समीर, तुम अपनी माँ के लिए मुझसे लड़ रहे थे और आज उन्होंने अकेले नाश्ता बना के खा लिया और तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। मैंने तुमसे कहा था ना, सौतेली तो सौतेली रहती है, पर तुमने तो मुझ पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। समीर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यही बात तो माँ ने भी कही थी, जिससे उसे बहुत बुरा लगा, तो उसने कुछ नहीं कहा और वह नाश्ता करके अपनी जॉब पर चला गया। दूसरे दिन उमा जी छत पर कपड़े सुखा रही थीं। तभी वह छत से आ रही थीं। तभी रेखा उन्हें बुलाने लगी कि माँ जी, अब नीचे भी आ जाओगी या तुम्हारे लिए सिंहासन मंगाऊं? उमा जी बोली, हाँ हाँ, अभी आ रही हूँ। फिर वह नीचे आई तो उमा जी रेखा से कहने लगी, क्या हुआ बहू, क्यों बुला रही थी? मेरे घुटनों में दर्द है, इसीलिए उतरने में टाइम लग गया। तो रेखा बोली, हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बताओ, समीर ने तुम्हें कुछ दिन पहले कुछ पैसे दिए थे? तभी उमा जी ने कहा, हाँ बहू, मुझे समीर ने पैसे दिए थे। तो रेखा बोली, कितने पैसे दिए थे तुम्हें? उमा जी ने कहा, मुझे समीर ने 10,000 रुपये दिए थे बहू, जिनमें से 5,000 की मेरे घुटनों के दर्द की दवाई आ गई और 5,000 ही रह गए। तभी रेखा ने कहा कि निकालो पैसे। उमा जी ने कहा, क्यों, तुम क्या करोगी उन पैसों का? तभी रेखा ने कहा, बुढ़िया, ज़्यादा चालाक मत बनो, जल्दी मुझे पैसे दो। फिर रेखा ने ज़बरदस्ती करके उनसे सारे पैसे ले लिए। तभी उमा जी ने कहा, जब मुझको कोई तकलीफ होगी तो मैं कैसे दवाई गोली लूँगी बहू? तभी रेखा ने उमा जी से कहा, जो है उसी में काम चलाओ, अब तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, समझी? इतना कहकर वह सारे पैसे लेकर रेखा चली गई। जब आज शाम को समीर आया तो रेखा ने उससे झूठ बोलते हुए कहा, समीर, आज पता है माँ जी ने मेरे साथ क्या किया? आज इन्होंने मुझसे पैसे मांगे और कहा, सारे पैसे मुझे दे दे, तू बहुत खर्च करती है, बताना ज़रा मैं कौन सा ज़्यादा खर्चा करती हूँ? और पता है, तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा कि तुम्हें आज के बाद फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी और पूरे दिन मुझे किसी न किसी बहाने से सुनाती रहती हैं। तभी समीर ने कहा, क्या माँ ने तुमसे ऐसा कहा? आखिरकार वह होती कौन है मुझे रोकने वाली? मेरा मन करेगा मैं उतने ही पैसे दूंगा। रेखा ने आखिरकार माँ बेटे के बीच में मनमुटाव करवा ही दिया। समीर अब अपनी माँ की कोई बात नहीं मानता था, उनकी बातों को अनसुना कर दिया करता। एक दिन जब समीर को बहुत बड़ा काम मिलने वाला था तो वह जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से निकल रहा था। उसके सामने हरिओम जी और उमा जी दोनों खड़े हुए थे। तो समीर उनके पास गया और हरिओम जी के पैर छूकर कहने लगा, पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो करके ही लौटूं। और फिर हरिओम जी ने कहा, बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और आशीर्वाद लेकर वह चला गया। पर उमा जी को बहुत बुरा लगा क्योंकि समीर ने उनके पैर नहीं छुए। उमा जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। हरिओम जी भी आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि एक बार को समीर अपने पापा को छोड़ देता
पर उसने हमेशा अपनी माँ के पैर छुए, लेकिन आज तो उसने अपनी माँ के ही पैर नहीं छुए। तभी हरिओम जी ने कहा, उमा, शायद समीर तुम्हारी उस दिन की बात से अभी तक नाराज है। तभी उमा जी ने बात को टालते हुए कहा, अरे नहीं, वो तो उसे लेट हो रहा था, इसीलिए वह चला गया। तभी हरिओम जी ने कहा, उमा, ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथों से निकल जाए। जरा संभाल के थोड़ा ध्यान बहू से हटाकर अपने बेटे की तरफ तो देखो। तुम्हारी उस बात से उसका बहुत दिल दुखा है। तुम्हें सौतेली शब्द बीच में लाना ही नहीं चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि बहू को अच्छा बनाते बनाते तुम खुद ही बुरी बन जाओ और अपने बेटे को खो दो। मेरी इस बात पर ज़रूर सोचना। इतना कहकर हरिओम जी बाहर चले गए। फिर उमा जी ने हरिओम जी की बातों पर बहुत ध्यान दिया और सोचने लगी कि कहीं न कहीं हरिओम जी सही कह रहे थे। कहीं मैं बहू को अच्छा बनाने के लिए खुद बुरी न बन जाऊं, मेरा बेटा मुझसे दूर न हो जाए। हरिओम जी सही कह रहे थे। मैं समीर से बात करूंगी और जो बात थी उसे ख़त्म करके हम सब पहले की तरह रहेंगे। इस घर में इतने दिन से कोई ढंग से बात नहीं करता और ना ही साथ बैठकर खाना खाते। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं समीर से कल ज़रूर बात करूंगी। पर शायद उमा जी ने थोड़ी सी देर कर दी थी, क्योंकि उनकी बहू रेखा हर समय समीर को उमा जी की गलतियां ही गिनाने में लगी रहती थी। समीर को भी अब रेखा की बातें सच लगने लगीं। दूसरे दिन जब उमा जी समीर से बात करने गईं, तो उसने कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है। इतना कहकर निकल गया। उमा जी ने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, पर उसने एक बार भी उनकी बातें नहीं सुनी और कभी टाइम का बहाना, कभी जल्दी का बहाना कहकर निकल जाता। इस बात से उमा जी बहुत दुखी थीं। जब उन्होंने ये बात हरिओम जी को बताई, तो वह भी कह रहे थे कि देखा उमा, मैंने कहा था ना कि अगर तुमने ज़्यादा देर की तो हमारा बेटा हाथ से निकल जाएगा। और वहीं हो गया। उमा जी ने कहा कि अब मैं क्या करूं, मुझे बताइए। तभी हरिओम जी ने कहा कि तुम उसे समझाने की कोशिश करो, क्या पता वह समझ जाए। उमा जी बोली, समझाऊं तो तब ना जब वो मेरी बात सुने। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरे दिन जब सबके जाने के बाद रेखा नौकर से कहती है, जो खाना उस बुढ़िया ने बनाया है उसे फेंक दो और दूसरा खाना बना दो। ये बात पीछे खड़ी उमा जी सुन रही थीं। उन्होंने कहा, बहू, ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो ना? इतना खाना तुम फेंकने को कह रही हो, इसमें क्या बुराई है? तभी रेखा ने कहा, हमें तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना, समझी? अभी तो तुम घर से बाहर निकलने की तैयारी करो। मैं तुम्हें समीर के हाथों से ही बाहर निकलवा दूंगी, समझी? उस दिन समीर ने तुम्हारे लिए मुझ पर हाथ उठाया था ना, तब से मैंने सोच लिया था कि जब तक मैं इन दोनों को अलग नहीं करूंगी, तब तक शांत नहीं बैठूंगी। और देखो, वो सब मैंने कर दिखाया। अब तुम्हारा बेटा तो तुम्हारा न रहा। अब तुम अपना देख लो कि तुम्हारा अब क्या होगा। तभी उमा जी कहने लगीं, क्या ये सब तुम्हारी चाल थी? रुको तुम, आने दो समीर को, बताती हूँ मैं उसको। जब वो तुम्हें ही इस घर से बाहर निकाल देगा, तब तुम्हें समझ आएगा। तभी समीर का फ़ोन रह गया था, तो वह लेने आया। तो उसने उमा जी की बातें सुन लीं और उमा जी पर समीर बरस पड़ा और कहने लगा कि तुम होती कौन हो रेखा को बाहर निकालने वाली? सही कहते हैं लोग, सौतेली तो सौतेली ही रहती हैं, और तुम रेखा को घर से बाहर निकालोगी? ज़रा आप खुद को देखिए, आप नहीं है इस घर में रुकने लायक, समझी? तभी उमा जी रोती हुई बोली, बेटा, तुमने पूरी बात नहीं सुनी, ज़रा मेरी बात तो सुनो। पर समीर उनकी एक भी बात जानने को तैयार नहीं था और उनसे गुस्से में कहता है, चली जाओ इस घर से, तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। समीर उनका हाथ पकड़कर
उमा जी को घर से बाहर निकाल देता है। बाहर निकाल कर कहने लगा, चली जाओ यहाँ से, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, हम आपके बिना खुश रह लेंगे, यहाँ दोबारा लौट कर मत आना, समझी। समीर ने उन्हें घर से बाहर फेंक दिया और अपना फ़ोन लेकर चला गया। उस वक्त हरिओम जी वहाँ नहीं थे, क्योंकि उन्हें गांव के पुराने घर जाना पड़ा किसी काम के लिए। जब वह शाम को घर आए तो उन्होंने रेखा से पूछा, बहू, तुम्हारी सास उमा कहाँ है? तो उसने बता दिया कि समीर ने उन्हें घर से बाहर कर दिया है। यह सुनकर हरिओम जी बहुत ही परेशान हो गए और कहने लगे, ये तुम क्या कह रही हो? समीर ने उमा को घर से बाहर कर दिया? ये कैसे हो सकता है? समीर तो अपनी माँ से कितना प्यार करता था, वो ऐसे कैसे कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। आ जाने दो उसे, मैं बताता हूँ कि वो कौन होता है, उमा को घर से बाहर निकालने वाला। आज आ जाने दो उसे। तभी रेखा ने कहा, आपको कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है पापा जी, उन्होंने जो कुछ भी किया सही किया, आपको कुछ भी कहने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हरिओम जी ने कहा, मुझे पता है कि ये सब तुमने ही कराया है, क्योंकि तुम ही उमा से नफरत करती थीं। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तभी थोड़ी देर बाद समीर आ गया तो हरिओम जी ने समीर को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि ये बताओ बेटा, क्या तुमने मुझसे बिना पूछे कभी कुछ किया है? तो समीर बोला, नहीं पापा, मैं तो सब आपसे पूछकर ही करता हूँ। यहाँ तक कि कोई भी काम होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तभी हरिओम जी ने कहा कि फिर तुमने अपनी माँ को कैसे बाहर निकाल दिया, मुझसे बिना कुछ पूछे? तभी समीर ने कहा, नहीं पापा, वो हमारा भला नहीं चाहती, वो सौतेली ही हैं, वो हमारी कभी सगी नहीं हो सकती। हरिओम जी ने कहा, ये बात तुमसे बहू ने ही तो कही होंगी, तुमने उसकी बात सच मान ली। तुम्हें पता भी है, जब तुम छोटे थे, किसी से भी नहीं बोलते थे, उस वक्त उसी माँ ने तुम्हें सहारा दिया। तुम पढ़ना नहीं चाहते थे, जब उस माँ ने हाथ आगे बढ़ाया और तुम्हें पढ़ाई के लिए भेजा। आज जो तुम इस मुकाम पर हो ना, ये तुम्हारी माँ की वजह से ही है। अगर उसने तुमसे कुछ बनने का वचन ना लिया होता तो तुम किसी काम के नहीं होते, और ना ही तुम्हारा आलीशान बंगला होता, और ना ही तुम इस मुकाम पर होते। जब जब तुम गिरे हो, तब तब तुम्हारी माँ ने तुम्हें संभाला है। अब बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या ये सब उसका सौतेलापन है? अगर ऐसा होता तो तुम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। तो समीर बोला, पर पापा, वो जो कुछ इन दिनों से मेरे साथ कर रही हैं, उसे मैं क्या समझूं? कभी मुझे सौतेला कहती हैं, कभी मेरे लिए खाना नहीं बनाती, कभी कभी रेखा को घर से बाहर निकलने की धमकी देती हैं। इसे मैं क्या समझूं? तभी हरिओम जी बोले, हमारे पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं ना, उसमें चेक करो अभी के अभी। जिस दिन से उमा तुम्हारे साथ थोड़ा अलग व्यवहार कर रही है, उस दिन से ही चेक करो उसके बदले व्यवहार का राज, तुम्हें पता चल जाएगा। तभी रेखा के होश उड़ गए और वह कहने लगी, समीर, तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तभी समीर ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रेखा, पर मैं पापा की बात नहीं टाल सकता। फिर वह अपने फ़ोन में सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगा। उसमें उसने जो देखा, जो सुना, उसे देखकर समीर हैरान हो गया, क्योंकि समीर ने देखा कि रेखा ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। ये देखकर समीर बहुत दुखी हुआ और अपने पापा के पैरों में गिर गया। उसने उनसे माफ़ी मांगी और अपनी माँ को ढूंढने चला गया। वह पूरी रात घूमता रहा, पर उसे उमा जी कहीं नहीं दिखी। रात से सुबह हो गई, पर उमा जी कहीं नहीं मिली। जब समीर ने सोचा कि क्यों ना पुराने घर देख कर आऊं,
वहाँ उसने कुछ लोगों से पूछा, पर वहाँ कोई भी अता पता नहीं मिला। फिर वह थक हार कर घर की तरफ आने लगा। जब वह घर आ रहा था, तभी एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई थी। समीर गाड़ी से बाहर निकला और वहाँ जाकर देखने लगा। उसने देखा कि वहाँ उसकी माँ बेहोश पड़ी है। समीर ने उमा जी को उठाया और डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, बस कमजोरी की वजह से ये बेहोश हो गई थी। फिर डॉक्टर ने उन्हें दवाई दी और समीर उन्हें घर लेकर आ गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने रेखा की बातों में आकर आपसे बुरा भला कहा। माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हरिओम जी ने कहा, उमा अब इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब तुम इसे माफ़ कर दो। फिर उमा जी समीर को माफ़ कर देती हैं। फिर समीर रेखा की तरफ देखने लगा और उससे कहने लगा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही चाहती थी कि मैं अपनी माँ से दूर हो जाऊं। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तभी उमा जी ने कहा, नहीं बेटा, उसे माफ़ कर दे। मैं अपने पूरे परिवार को एक साथ देखना चाहती हूँ। तभी समीर कहता है, देखा तुम माँ के बारे में क्या क्या सोचती रहीं और वह तुम्हारा ही भला सोचती रहीं। तभी रेखा ने कहा कि अब मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। माँ जी, मुझे भी माफ़ कर दो। फिर सब पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।